वेलकम टू माय स्टडी चैनल समाधान स्टडी। और मैं आकाश आप सभी लोगों के लाया हूँ एक बेहतरीन सी क्लास। और आप सभी को नीट 2023 में एक जो है शानदार सी केमिस्ट्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्लास नंबर 6 है और सारा का सारा चीज़ें आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाइएगा और सारी क्लासेस रेगुलर आपको प्रोवाइडेड है और आप लोग जो है बेहतरीन और शानदार सी जो है चीज़ें नोट कर सकते हैं और चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सा सेशन, शानदार सा सेशन। लगातार आप सभी के लिए हम लोग रेगुलरली केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंडिंग समीकरण में H जो है क्या है यह बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टैंडिंग समीकरण है उसमें यह एक जो है गणितीय आपका हैमिल्टोनियन संकारक है और जो है निकाय की ऊर्जा का व्यंजक है। तो जी हाँ साथियों, ये दोनों ही A+B बोथ इसका राइट आंसर होगा। क्या है, आप सभी आंसर करते हैं कि स्टैंडिंग समीकरण में H क्या होता है, गणितीय संकारक होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। राइट आंसर की बात करें साथियों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उस बिंदु पर इसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर की बात करें साथियों, ऑप्शन नंबर बी अगर आप सभी ने लगा पाया है तो बिल्कुल सही है। एस कक्षा के आकार के लिए सही क्रम आपको बताना है। साथियों, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री देख रहे हैं और जिन्होंने पहले हमारा सिलेबस नहीं देखा है, तो केमिस्ट्री का पहले जाकर सिलेबस देखिए। जैसा मैंने सिलेबस में आपको समझाया है कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक आप लोग पहले रणनीति बनाइए, उसके बाद उस पर अमल करें। तो देखिए, एस आकार का जो है n के मान में वृद्धि के साथ साथ 4s, उसके बाद होगा आपका 3s, फिर 2s, ऐसे चलता रहेगा। 4s, 3s, 2s, 1s, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आपको बताया ना 2s, 1s, 3p ये होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व का कारण है। कुल आकर्षण आपका अन्योन क्रिया जो है बड़ा है किससे, आपका प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया से। कुल आकर्षण अन्योन क्रिया बराबर है प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया के, या फिर प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया बड़ी है। बताइए आप सभी साथी जरा आंसर करिए, नोट करिएगा। आपका कुल आकर्षण अन्योन क्रिया बड़ा है किससे, प्रतिकर्षण अन्योन क्रियाओं से। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ये नोट करके रखना है। ओके, चलिएगा आगे देखिए। नेक्स्ट की बात करें, परमाणुओं की निम्न अवस्था में कक्षकों को निम्न में से किसके क्रम में भरा जाता है। घटती ऊर्जाओं के, बढ़ती ऊर्जाओं के, कक्षाओं के भरने पर ऊर्जा की कोई भूमिका नहीं होती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि परमाणु की जो आपकी तलस्थ अवस्था में कक्षा बढ़ती हुई ऊर्जा के जो है क्रम में भरे जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर, बढ़ती हुई ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या बोला है कि पाउली के अपमार्जक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो पाउली का अपमार्जक सिद्धांत के अनुसार आपको यह ध्यान रखना है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, कितने साथियों, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि इसके चारों ओर क्वांटम संख्या के एक समान नहीं हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो दोनों चीज़ें दी है ना आप लोग का, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती और केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में रह सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के जो है स्पिन विपरीत होने चाहिए। आपका प्रचक्रण जो है क्या होना चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो आपका सी आंसर सही होगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोला है कि रुबिडियम परमाणु के सजीव इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही समूह कौन सा होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्वांटम संख्या का समूह आरबी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रुबिडियम कहते हैं। रुबिडियम का परमाणु संख्या की बात करें, Z बराबर 37 होता है। कितना होता है साथियों, 37 होता है। और आप लोग बता सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 500 प्लस 1/2 ये होता है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए इसमें माइनस भी आएगा तो ठीक था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करें साथियों, एक ही उपकोष P है D F के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष की सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। यह कथन क्या कहलाता है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, पावली का अपमार्जक नियम, बाउफ सिद्धांत, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक ही उपकोष P है D है F है, ठीक है, कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का युग्मन जब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो साथियों आप सभी का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक शानदार सा बेहतरीन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, और मैंने आपको करवा रखा है और मैंने आपको बोला था कि इन चीज़ों को याद करके रखना है। देखिए सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति v तथा तरंगदैर्घ्य जो है विडेस का परिकलन कीजिए। तो बताइए जरा, मैंने आपको बताया था v बराबर c/λ। क्या बताया था मैंने, नैनोमीटर की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं कि 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ की पावर। आपको पता है नैनो मतलब 10⁹ की पावर होता है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो नैनोमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 2 कम हो जाएगा, ठीक है। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कर दूंगा तो 2 कम हो जाएगा, मतलब 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ की पावर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। मैंने मीटर में निकाला फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर होते हैं। 100 मीटर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 पर 2 की पावर होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग मान रखेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ ही जाएगा। समझ गए कैसे सर जी? तो देखिए वी डेज बराबर 1/λ होगा और 1/580 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ की पावर, किस पर, -7 की पावर हो जाएगी। अब देखिए जो आपका ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसे आप लोग को सॉल्व करते आना चाहिए। बात करें सॉल्यूशन की तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सभी समझ पाए? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 पिकोमीटर है। अब पिकोमीटर को चेंज करना पड़ेगा साथियों, तथा जो 1 जूल ऊर्जा देता है के फोटानों की संख्या आपको ज्ञात करना है। hc/λ मैंने आपको बता रखा है, h का मान भी पता है, c का मान भी पता है, और बस इसका मान हमें पता होना चाहिए कि पिको क्या होता है। तो इसको मैं 4 जो है 400 भी कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 जो है 4000, 100 नहीं 4000 मल्टीप्लाई 10 पर, पिको का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12 की पावर। चलिए आंसर आ गया आप लोगों का, बस आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए।
क्या है, आपको चीज़ों को कन्वर्ट करते आना चाहिए। अगर आ गया तो आप लोग सब बना पाएंगे। अब देखिए, चलिए h का मान आपको मैंने जो है कल वाली क्लास में भी रिवाइज करके बताया था कि 6.626 होता है। ठीक है, 6.626 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻34 होता है। ओके, 10⁻34 मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 की पावर करना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, और अब मुझे लिखना है 4 मतलब 4000 मल्टीप्लाई 10⁻12 की पावर। अब आप लोग तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व करिएगा। शून्य से शून्य को काटिएगा, 3 शून्य तो यहाँ से 3 शून्य कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 3 शून्य कट जाएंगे तो यहाँ तो 5 ही बचेगा। फिर ये ऊपर जाएगा और इन दोनों से घट जाएगा और सब कट इस 4 से काटेंगे, जैसे कि इस संख्या को काटेंगे, ये 3 शून्य यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये दशमलव का है तो 3 शून्य यहाँ पर आएंगे, तो ये 3 शून्य फिर कट जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा रहेगा। 3 शून्य तो ऑलरेडी कट जाएंगे। तो ऐसा जो है पूरा सॉल्यूशन करने के बाद जो है हमारे पास चीज़ें क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 2.012 मल्टीप्लाई 10⁻14 की पावर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके समक्ष। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 9695 मल्टीप्लाई 10⁻17 की पावर आएगा आपका, किस में आएगा? जूल में। अब हमें क्या निकालना है? फोटानों की संख्या निकालना है। तो फोटानों की संख्या बराबर n बराबर होगा आपका 1 जूल अपॉन में जो है अपॉन में जो हमने निकाला। ठीक है, हमने निकाला, कितना निकाला है मान, तो ये मान हमें इसके नीचे रखना है 4.9695 और मल्टीप्लाई 10⁻14 के पावर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए सॉल्व आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व तो आपको कॉपी में करना ही पड़ेगा, गुना भाग मल्टीप्लाई आपको खुद से सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और नहीं आ पाता है तो हमारी फिजिक्स की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग सीख जाएंगे। जब H परमाणु के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से जो है तल स्थल अवस्थाओं में जाते हैं तो प्राप्त अधिकतम उत्सर्जित रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर n का मान आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन n का मान, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 वाला। तो n मतलब nों की संख्या रखेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 - 1/2, तो ये कितने बार कट जाएगा? 3 टाइम, ये 5 5 15 आपका राइट आंसर, 15 आपका राइट आंसर आएगा। क्या सभी साथी समझ पाए क्या? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अगर आपको जो है क्या रेखाओं की संख्या निकालने बोला है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में सभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या बोला है? गलत कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है बी यहाँ पर आपका गलत है। यह एक ऋणावेशित कण है। जी हाँ साथियों, यह सभी परमाणुओं का मूल अवयव है, ये भी सही है। यह कैथोड किरणों का अवयव है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है साथियों? बी जो है साथियों बिल्कुल गलत है, ये आपको नोट करके रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखिए जरा ध्यान दीजिए सभी साथी। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन कैथोड किरणों का अभिलक्षण मतलब कैरेक्टर जो आपके अभिलक्षण है ना, कैरेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, नहीं है। ये कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करते हैं। बाह्य विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये सीधे रेखा में गमन करते हैं। चलिए आगे देखिए, कैथोड किरणों के अभिलक्षण। कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ पर निर्भर नहीं करते हैं, या फिर
कैथोड किरणों के अभिलक्षण केतुर किरणें जो है नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका रॉन्ग है, बाकी सारे आपके राइट है। समझ पाए आप लोग? चलिए समझ पाए होंगे। नेक्स्ट की बात करें, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्न में से कौन सा निष्कर्षण नहीं निकाला जा सकता है? तो कौन सा नहीं निकाला जा सकता है? रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल है उसका, तो इलेक्ट्रॉन के स्थिर ऊर्जा वृत्ताकार पथों में घूमने के बराबर जो है घूमने के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, ये जो है आपका निष्कर्ष नहीं है। बाकी निष्कर्ष है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 पर -10 की पावर मीटर होती है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि परमाणु के थॉम्सन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्न में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? परमाणु की समग्र उदासीनता, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की स्थिति, या परमाणु का स्थायित्व। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु के थॉम्सन मॉडल द्वारा परमाणु समग्र उदासीनता को समझाया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, परमाणु की समग्र उदासीनता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, दो परमाणु संभारिक होते हैं यदि इनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। संभारिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। ये आपको मैंने बताया था। आइसोटोप क्या होता है? ठीक है, आइसोबार आइसोटोप को मैंने बताया था। भार क्या होता है? ओके, तो अपनी क्लास में आप लोग रेगुलर होंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली बता सकते थे। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? पाउली का अपमार्जक सिद्धांत, हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और आपका बाहुप सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत नियम पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना आवश्यक है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है और सभी लोगों ने कर पाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन? तो आपको ध्यान रखना है, अल्फा कण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको राइट करना था। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के कौन से समुच्चय सही है? अब आप लोग को बताना है कि कौन सा समुच्चय यहाँ पर राइट होगा। तो आपका NLM दिया हुआ है, तो जो समुच्चय जो सही होने वाले हैं
उनको मैं बता दूँ, आपका फर्स्ट समुच्चय फर्स्ट सही है और थर्ड वाला, ठीक है, फर्स्ट थर्ड जो है समुच्चय बिल्कुल करेक्ट है, ये जो है फर्स्ट थर्ड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्मक कौन सा है, ये हमें बताना है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले। तो साथियों आप लोग बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है, मैग्नीज और आपका आयरन, ऑप्शन नंबर बी, Fe साथ में Mg बोल रहे बच्चा Mn। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बोला है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, परमाणु, इनका परमाणु द्रव्यमान 33.5 होता है। यह दर्शाता है कि क्लोरीन 37 व क्लोरीन 35 का अनुपात लगभग कितना होगा। तो क्लोरीन 37 एवं क्लोरीन 35 का जो लगभग में रेशो निकलेगा 1:3 का रेशो निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा रेशो निकलेगा साथियों, 1:3 का रेशो निकलेगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 2 है, 4 है, 9 है या फिर 3 है, बताइए जरा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, तीसरी कक्षा में मतलब n का जो है क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तीसरी कक्षा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर दूसरी कक्षा पूछता तो 2 का स्क्वायर करते तो 4 होता, ओके। कक्षक कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है, कक्षक कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है, तो ये L पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, L पर ही निर्भर करता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, थ्री पी कक्षा में, क्या साथियों, 3p कक्षा में कितने त्रिज्या नोड होते हैं, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। 3p कक्षा में तो साथियों कितने नोड होते हैं, एक नोड होता है, ऑप्शन नंबर डी है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान देना है। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बोला गया है। तो साथियों सत्य कथन की बात करें तो 2s कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो है प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है, परंतु इसका चिन्ह विपरीत होता है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है साथियों, क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। और यही आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। आई होप साथियों आपको चीज़ें पसंद आएगी। कल से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके तत्वों का वर्गीकरण, उनके गुण क्या होते हैं, सारा कुछ वहाँ से। तो ऑलमोस्ट हमने 100 से लेकर 150 तो क्वेश्चन हमने कर लिया है एक टॉपिक के। तो ऐसे ही लगातार आपका 10th है, 11th है, 12th है, सारा NCERT करवाऊँगा। पर सेशन पर बने रहिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।